Lodi dynasty, 1451 to 1526. And you know very well that in 1526, Babur came to India. हाँ, लड़ाई हुई थी, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको बोला जाता है। तो लोधी डायनेस्टी को हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सैयद डायनेस्टी तक क्लियर कर लिया था। खिजर खान, शाहरुख खान, रैयत आला, तब तक वो नॉट मच इन्फॉर्मेशन टू लर्न। तो देखो, बहलूल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। बहलूल लोधी इस वंश का संस्थापक था। दिस इज अफगान ओरिजिन डायनेस्टी। यह अफगान ओरिजिन डायनेस्टी थी, अफगानी थे लोग। बहलूल लोधी इनवाइटेड ऑल हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम अफगानिस्तान। बहलूल लोधी ने अपने सारे संबंधियों को और दोस्तों को अफगान से इनवाइट कर लिया, आमंत्रित कर लिया। टू शेयर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए कि मैंने अब यहाँ पर लोधी डायनेस्टी स्थापित की है, आओ आपको बड़े बड़े पदों पर मैं अपॉइंट कर देता हूँ, ताकि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर कर सको। They were accorded respectable positions, but later rulers did not follow this policy. उन लोगों को जो इनवाइट किए थे, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को, उन्हें आदरणीय या सम्मानजनक पोजीशन प्राप्त की गई एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन बाद के जो शासक थे उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया। कौन सी पॉलिसी को? कि अपने सगे संबंधियों को बुला लिया और पावर शेयर करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए उनको क्या कर दिया, रिस्पेक्टेबल पोजीशन से दी। बाद के शासकों ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, यह था बहलूल लोधी। सेकेंड रूलर वाज सिकंदर लोधी। दूसरा जो शासक था सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी लेड द फाउंडेशन सिटी ऑफ आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, उसके फाउंडेशन रखी थी, और आई थिंक 1504 और 5-6 आसपास रखी थी इसने। ठीक है। He also introduced a new scientific unit of measurement known as गजे सिकंदरी। उसने मेजरमेंट की एक नई साइंटिफिक यूनिट की भी शुरुआत कर दी थी, जिसको गजे सिकंदरी बोला जाता है। गजे सिकंदरी का मतलब उसने ये बता दिया था कि अब इसके हिसाब से आप मापोगे, सबको गज बोला जाएगा, उसको गजे सिकंदरी। सिकंदर ने शुरुआत किया था, और मेजरमेंट यूनिट थी गज। ठीक है। गन पाउडर वॉज फर्स्ट यूज इन तमिलनाडु। ठीक है, शिवकाशी में, तमिलनाडु के शिवकाशी में सबसे पहले गन पाउडर यूज किया गया था, बारूद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूज किया गया था, ये कह रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है, मैंने, याद रखना इसको। द लास्ट रूलर ऑफ लोधी वाज इब्राहिम लोधी। पहले कौन सा आया? बहलूल लोधी। दूसरा सिकंदर लोधी। तीसरा, नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, और बीच में आए होंगे तो 1-1, 2-2 साल के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने नहीं लिखा उनको। उसके बाद आया है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद आया है इब्राहिम लोधी। ठीक है, बहलूल, सिकंदर एंड इब्राहिम। ठीक है। Who was very rude and aggressive, जो बहुत ही अभद्र और आक्रामक था। It is said that he controlled one of the strongest army of that time। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सबसे ताकतवर आर्मी उसकी थी, सेना उसकी थी। बट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में ही वाज डिफीटेड, उसे हरा दिया गया बाय जनरल, एक जनरल के द्वारा, फ्रॉम फरगना वैली, उज्बेकिस्तान। ये फरगना वैली उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान से एक जनरल आया था फरगना वैली से। उसने 1526 में पहला युद्ध किया था पानीपत का इब्राहिम लोधी के साथ, उसने उसको हरा दिया था। उसका नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर आया था। बाबर वाज एबल टू डिफीट द स्ट्रॉन्ग लोधी आर्मी ड्यू टू इंटेलिजेंट वार स्ट्रेटेजी ऑफ तुलुगमा। ठीक है, उसने, बाबर इस आर्मी को, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को हराने के लिए योग्य हो पाया था केवल अपनी समझदारी और जो अपना तुलुगमा का प्लान है, योजना है, जो युद्ध प्लान है उसमें, उसको प्रयोग करके वो जीत पाया था। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और पहली बार भारत में इन इंडिया, गन पाउडर वाज ऑपरेटेड थ्रू कैनोन्स। गन पाउडर, ठीक है, कैनोन से, तोप के माध्यम से प्रयोग किया गया था, बारूद का प्रयोग किया गया था। मतलब बाबर इसलिए हरा पाया था कि बाबर ने अपने तोप में बारूद का प्रयोग किया था। ठीक है, ये नहीं है कि सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया, आविष्कार नहीं, बारूद पहले शिवकाशी में यूज किया गया था, तमिलनाडु के में, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में भी गन पाउडर का यूज कर लिया था। समझ गए? पहले बताओ अभी इसमें क्या क्या पढ़ा हमने। पहले बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इसका टाइम कितना है इसका? 1526 1526 तक है।
हाँ, तो पहला शासक कौन था, फाउंडर कौन था इसका? बहलूल लोदी। ठीक है, तो बहलूल लोदी ने क्या किया, क्या पढ़ा हमने बहलूल लोदी के बारे में? लोदी ने अपने निशान से मतलब अपने रिश्तेदार लगा लो, कुछ भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुला लिया, लेकिन जो बाद में राजा आए रिस्पेक्टेबल पोजीशंस उनको दे दी, पावर को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए। लेकिन बाद में जो शासक आए थे उन्होंने इस पॉलिसी को वो नहीं किया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, दूसरा शासक कौन आया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी ने क्या किया? केरल के अंदर जो वहाँ पे बारूद बारूद का प्रयोग करते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। हाँ, उसने फाउंडेशन स्टोन रखा था आगरा का। और क्या किया था, उसने गजे सिकंदरी की शुरुआत की थी, जो एक साइंटिफिक यूनिट थी मेजरमेंट की। और क्या किया था, उसके बाद आ गया था लास्ट रूलर जो था इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी बहुत ही अभद्र और आक्रामक था। ऐसा माना जाता है कि उसके पास जो आर्मी थी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी, लेकिन 1526 में उसकी आर्मी को हरा दिया गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। ठीक है, और बाबर कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान की फरगना वैली से आया था। ठीक है, उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, क्यों हरा दिया गया था? इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। उसके बाद हरा दिया क्योंकि सबसे पहले उसने गन पाउडर यूज किया, कैनन के माध्यम से, तोपों के माध्यम से। ठीक है, ये था वो बाबर ने इस युद्ध में जो तुगनामा जो नीति थी उसका यूज किया, तुलुकमा नीति का यूज किया था, और इस वजह से वो उसको हरा पाया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अभी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो प्री में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये उसका था, ये उसका था, और शायद लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन पूछा गया उसमें। तो मैंने उनकी एक लिस्ट बना रखी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट थे। देखो, दीवान अरीज, दीवान अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट था, गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था इसको। ठीक है, दीवान इंसा पोस्ट एंड लेटर कोरेस्पोंडेंस डिपार्टमेंट है, पत्राचार। ठीक है, दीवान रिसालत एक्लेजियस्टिकल अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, एक्लेजियस्टिकल, इसको बोलना क्या है, ये एक्लेजियस्टिकल, रिलीजियस अफेयर्स का। ठीक है, धार्मिक कार्यों की देखभाल के लिए इस दीवान रिसालत का यूज किया गया। दीवान आमिर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। दीवान मुश्तक राज रिवेन्यू डिपार्टमेंट था। अमीर, अमीर क्या होता है? ऑफिसर होता है। दिस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, दीवान मुश्तक राज। इसके बाद दीवान मुनिया, स्पाई डिपार्टमेंट था। ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कह सकते हैं इसको, दीवान मुनिया। और मुन्नी वर्ड कई बार यूज होता है, स्पाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दीवान बंदगान स्लेव था, स्लेव डिपार्टमेंट था। एफएसटी ने एक शुरू किए थे, एफएसटी का मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात, फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर। ठीक है, दीवान विजारत, फाइनेंस डिपार्टमेंट था। समझ गए, ये डिपार्टमेंट को याद कर लेना। अभी आ गया हमारा मुगल पीरियड। मुगल पीरियड जो था, जो मुगल थे, मुगल लोग, वो मंगोलों के भी वंशज थे और तुर्कों के भी वंशज थे। कैसे? क्योंकि मंगोल, चंगेज खान मंगोल था। ठीक है, और टर्किश कैसे वंशज हैं? अमीर तैमूर पैटर्नल साइड से, वो क्या था? टर्किश थे। ठीक है, ये इनकी मम्मी थी निगार खागन। ठीक है, उसने क्या कर लिया था? अमीर तैमूर के साथ शादी कर ली थी, और इनकी शादी के बाद मुगल ओरिजिनेटेड हुए थे। मम्मी की साइड से मंगोल थे, और पैटर्नल साइड से, पापा की साइड से क्या थे? ये टर्किश ओरिजिन के थे। तो ये मुगल हो गए, हाफ टर्किश एंड हाफ मंगोल हो गए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। देखो क्या है, बाबर आ गया था 1526 में, उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो लुगमा वार इंटेलिजेंस को यूज करके, गन पाउडर यूज करके। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर स्टैब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी इन 1526। बाबर ने 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट ईयर इन 1527, अगले साल 1527 में ही फोर्ट ए बैटल विद राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन खानवा। अगले साल 1527 में उसने मेवाड़ के राणा सांगा से खानवा में युद्ध लड़ा एंड डिफीटेड राणा सांगा, राणा सांगा को हरा दिया। नेक्स्ट ईयर इन 1528 ही अटैक्ड ऑन द फोर्ट ऑफ चंदेरी टू डिफीट मेदिनी रॉय, क्लोज एसोसिएट ऑफ राणा सांगा। ये राणा सांगे के क्लोज एसोसिएट थे मेदिनी रॉय। अगले साल 1528 में उन्होंने चंदेड़ी के किले पर आक्रमण कर दिया मेदिनी राय को हराने के लिए। यह राणा सांगा का बहुत ही करीबी दोस्त था। ही आल्सो डिफीटेड द अफगान रूलर ऑफ बिहार। उसने बिहार में अफगान शासक को भी डिफीट कर दिया, हराया।
इन 1530 1530 में बाबर डाइड, बाबर की मृत्यु हो गई, एंड हिज सन हुमायूं, और उसका जो पुत्र था हुमायूं बिकेम द नेक्स्ट रूलर, अगला शासक बन गया। सो देयर वाज ए वार ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का जल्द ही युद्ध हो गया। अमंग हुमायूंस ब्रदर, हुमायूं के भाइयों के बीच में, सच हुमायूं गेव द प्रोविंसेस ऑफ फरगना एंड अफगानिस्तान टू हिज ब्रदर कामरान, अस्कारी एंड हिंदाल। ठीक है, सक्सेशन का जब युद्ध हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध हो गया हुमायूं के भाइयों में, तो हुमायूं ने फरगना का और अफगानिस्तान का जो एरिया था वो अपने भाइयों में बांट दिया गया था, कमरान में, अस्कारी में और हिंदाल में। इन तीनों भाइयों में बांट दिया। ठीक है, राज्य को बांट दिया था। After that, Humayun had to face the challenge from Gujarat, in which he was successful. इसके बाद हुमायूं को गुजरात से चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें वो सफल हो गया। बट हुमायूं वाज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द अफगान रूलर ऑफ बिहार शेर शाह सूरी। लेकिन हुमायूं जो अफगानी शासक था बिहार में, शेर शाह सूरी, उसके विरुद्ध सफल नहीं हो पाया। इन 2 कंजिक्यूटिव बैटल्स, 2 लगातार युद्धों में, 1539 में एंड 1540 में, 1539 और 1540 में, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड एस्टैब्लिश सूर एम्पायर इन इंडिया। शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और भारत में सूर एम्पायर की स्थापना कर दी। इनिशियली हुमायूं फाउंड रिफ्यूज, प्रारंभ में हुमायूं ने शरण ली एट अमरकोट इन राजस्थान, राजस्थान के अमरकोट में शरण ले ली। वेयर हिज सन अकबर वाज बोर्न, जहां उसका पुत्र अकबर पैदा हुआ। इन 1542 1542 में ईरानियन रूलर शाह तमस्प, ईरानी शासक शाह तमस्प ने गेव हिम असीलम एंड सपोर्ट, उसको शरण और समर्थन प्रदान किया। 1542 में चौसा एंड कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी, बताओ। हमने मुगल एम्पायर के बारे में 1540 तक। 1526 में बाबर ने स्थापना कर दी। बाबर ने स्थापना कर दी तो उसके बाद क्या पड़ा फिर? बाबर का जो बेटा था हुमायूं, नहीं, बाबर ने 1526 में स्थापना की है। 1527 में क्या हुआ? कानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा हरा दिया। 1527 में चंदेड़ी मेदिनी राय को हरा दिया, उसने बिहार में अफगान रूलर को भी हरा दिया था। ठीक है, 1528 में भी उसने युद्ध किया था। 1528 में कहाँ युद्ध किया था? घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1526 27 28 में लगातार हर साल लड़ाई लड़ी थी। 1530 में हुमायूं, बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो हुमायूं बेटा था वो क्या हो गया? शासक बन गया था। हुमायूं और उसके भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया था। इस प्रकार से उसने अफगानिस्तान और जो फरगना का जो क्षेत्र था अपने भाइयों में बांट दिया, कामरान, अस्कारी और हिंदाल में बांट दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया था? हुमायूं जो था, हुमायूं को गुजरात से चैलेंज का सामना करना पड़ा। गुजरात में सक्सेसफुल हो गया, लेकिन जो बिहार से उसको चुनौती मिली शेरशाह सूरी से, वो उसमें हार गया 1539 और 40 में। ठीक है, 1539 और 40 में जब वो हार गया था, सबसे पहले उसको राजस्थान में शरण लेनी पड़ी थी, अमरकोट में। ठीक है, तो वहां पर उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ था। इसके बाद 1542 में उसको शरण लेनी पड़ी थी। 1542 में कहा शाह तमस, ईरान में जाकर के उसको शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, और जब उसको हरा दिया गया था तो शेरशाह सूरी ने भारत में सूर शासन की स्थापना कर दी थी, डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। अभी हम सूर एम्पायर के बारे में देखते हैं। पहले ये बताओ कि शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि मोस्टली ये जो हरियाणा के यूट्यूबर हैं ये बताएंगे नारनौल में जन्म हुआ। उसका बिहार के सासाराम में जन्म हुआ था, नारनौल में जन्म नहीं हुआ उसका। तो नारनौल में होगा कोई शेरशाह सूरी का, क्या है, छत्ता है, क्या है, ये मेरे को नहीं पता क्या। ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम फॉर यूपीएससी। ठीक है, उसका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था, नारनौल में नहीं हुआ। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा तो ये बोले जाते नानूर में है। मकबरा तो तब बनाया जाता है ना जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु हुई होगी वहां पे, मकबरा है या कुछ और है, लेकिन उसका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। शुरू से ही बिहार का शासक रहा वो। ठीक है, उसका जन्म बिहार में हुआ, बिहार में है, बिहार से ही आकर के उसने हुमायूं को लड़ाई की थी। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो है ना बादशाह रोड, जिसको हम जीटी रोड बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने ही इसको वो करवाया था। ठीक है, और जीटी रोड बोलते, इसको बादशाह रोड था नाम इसका पहले, बादशाह रोड।
अन्ना आल्सो, इसने अन्ना की भी शुरुआत की थी। ऑफिशियल करेंसी रुपया भी इसने शुरू किया था, पोस्ट ऑफिस भी इसने शुरू किए थे। कोलकाता से पेशावर तक उसने जीटी रोड को बनवाया था। आल्सो क्रिएटेड 3 हाईवे होटल्स टू, 3 हाईवे की भी उसने क्रिएट किया था और होटल्स भी बनवाए थे। शेरशाह सूरी लिव्ड अप टू 4.5 ईयर्स, विजनरी रूलर। ठीक है, ये 45 साल तक जीवित रहे थे शायद। ठीक है, लेकिन यहाँ जो शासक था इसका, ये 4.5-5 साल तक था। was the most important ruler of this dynasty। शेरशाह सूरी जो था वो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। He created the base of provincial administration। उसने प्रांतीय प्रशासन के बेस को क्रिएट किया था, आधार को, which was later elaborated by अकबर, जिस प्रशासन के आधार को अकबर के द्वारा बाद में विस्तार किया गया। He was the first Islamic sultan in India who codified Sharia Muslim law for judicial adjudication। वह भारत में पहला इस्लामिक सुल्तान था जिसने सारिया मुस्लिम लॉ जो था उसको कोडिफाई किया था। ठीक है, जुडिशियल एडजुडिकेशन के लिए, न्याय के निर्णय के लिए उसने सारिया को कोडिफाई कर दिया, लिखवा दिया था। ही क्रिएटेड 4 इंपोर्टेंट हाईवेज इन इंडिया। उसने भारत में 4 महत्वपूर्ण हाईवेज को भी बनवाया था, निर्माण किया था, इन विच, जिसमें द मोस्ट इंपोर्टेंट वाज ग्रैंड ट्रक रोड, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड था, रनिंग फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर, जो कोलकाता से पेशावर की ओर क्या है, रनिंग हो रहा है, दौड़ रहा है, मतलब जा रहा है वहां से, कोलकाता से पेशावर। ही आल्सो क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ सरायज। उसने बहुत भारी संख्या में सरायों का भी निर्माण करवाया, होटल्स का। रेस्टिंग प्लेस फॉर द ट्रेवलर्स, जो ट्रेवलर्स के रेस्टिंग प्लेसेस थे। ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि रोड के दोनों तरफ होटल ही होटल होंगे, काफी मतलब कुछ लिमिटेड दूरी पर, यहाँ हो गया, फिर ये हो गया, रेस्टिंग प्लेसेस थे, आज भी देख सकते हो उनको। ठीक है, ही मेड रुपया, ब्रिटिशर्स कोल्ड इसको रुपी। ठीक है, ब्रिटिशर्स इसको क्या बोलते थे, रुपी बोलते थे। ब्रिटिशर्स ठाकुर नहीं बोल सकते थे, ठाकुर को टैगोर बोलते थे, टैगोर। कानपुर नहीं बोल पाते थे, कानपुर को कानपुर बोलते थे वो। ठीक है, ये मैड्रस नहीं बोलते थे, इसको मद्रास बोलते थे, मैड्रस, मद्रास या मैड्रस। ये मैड्रस नाम कहां से आया है, मैड्रस, मद्रास जिसका नाम पड़ा है, मद्रास विच इज चेन्नई, समुद्र के किनारे बंदरगाह था। मछली पकड़ने के लिए पागलों की तरह लोग दौड़ करके जाते थे, मैड्रस बोलते थे उसको। मैड्रस से मद्रास आया है। वैसे इसलिए नवाब नहीं बोलते, नवाब बोलते हैं। हाँ, नवाब नहीं बोलते थे, नवाब बोलते हैं। 8th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हो। बहुत से वर्ड्स ऐसे, जैसे ठह, ठठेरे वाला ठह नहीं बोल पाती है, उसको टह ही बोलते हैं वो। ठीक है, और जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, कई टीचर्स ऐसे होते हैं TOO को ठू बोलते हैं, इंग्लिश बोल ही नहीं पाते वो ठह को, वो टू होता है। ठीक है, हरियाणा में चलते हैं ऐसे ठू। देखो क्या आगे, रुपया की शुरुआत की थी उसने एज द ऑफिशियल करेंसी, ऑफिशियल करेंसी के रूप में, एंड इट वाज मेड अप ऑफ सिल्वर, और ये चांदी की बनी हुई थी। ही ओपन डाक खाना, उसने डाक खाने को भी खोला, पोस्ट ऑफिस को, इन फार फ्लंग एरियाज, दूर दूर के क्षेत्रों में ये शुरुआत करवाई थी उसने। एक बार बताओ, हुमायूं ने, उसने शेरशाह सूरी ने क्या क्या पढ़ा हमने शेरशाह सूरी के बारे में? शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जीटी रोड, जो बादशाह रोड, कोलकाता टू पेशावर पेशावर से बनाया था। और शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया था, करेंसी, और जो अन्ना भी चलाया था, जो मतलब जो न्यायिक प्रणाली है ना, जुडिशरी, शरिया मुस्लिम लॉ कोडिफाई करवाया। और शेरशाह सूरी ने 4 इंपोर्टेंट हाईवेज भी उसने बनवाए, जिसमें से महत्वपूर्ण जीटी रोड है, वही बताया, और उनके किनारे उसने रेस्टिंग प्लेसेस, सराय की भी वो करवाया था। ठीक है, और रुपया तो हमने देख लिया, डाक खाना भी उसने शुरू करवाए थे। अभी तक हमने शेरशाह सूरी के बारे में ये पढ़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर शेरशाह सूरी था। ठीक है, इन 1555, 1555 में हुमायूं विद द सपोर्ट ऑफ ईरानियन रूलर शाह तमस्प, हुमायूं ने शाह तमस्प जो ईरानी शासक था उसके समर्थन से डिफीटेड लास्ट सूरी रूलर, उसने अंतिम सूरी शासक को हरा दिया, एंड री इस्टेब्लिश्ड मुगल्स इन इंडिया, और भारत में मुगलों को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया।
अनफॉर्चुनेटली हुमायूं डाइड इन 1556। 1556 में दुर्भाग्य से हुमायूं की मृत्यु होगी। एट दिस मोमेंट हिज सन अकबर, इस समय उसका जो पुत्र था अकबर था, बिकेम द रूलर, वो शासक बन गया। मीनवाइल वन ऑफ द क्लोज एड ऑफ अफगान हेमू कैप्चर दिल्ली। इसी बीच जो अफगानों का बहुत ही क्लोज एड था, मतलब समीप निजी लगा लो या बहुत ही घनिष्ठ मित्र लगा लो, हेमू, उसने क्या कर लिया, दिल्ली को कैप्चर कर लिया, हेमू को। इन दिस सिनारियो मुगल जनरल, मुगल इस सिनारियो में जो मुगल जनरल था बैरम खान, लेड द अटैक अगेंस्ट हेमू। बैरम खान ने हेमू के खिलाफ क्या कर लिया, अटैक लॉन्च कर दिया, आक्रमण कर दिया। इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556, पानीपत के दूसरे युद्ध में ही डिफीटेड द एंड किल्ड हिम, उसने हिमू को हरा दिया और मार दिया। समझ गए? इसमें जो ये बैरम खान इसका संरक्षक था, अंगरक्षक था ये, क्योंकि छोटी उम्र में था ना अकबर। हाँ, क्या है, क्या पूछ रहे थे? ये बोला जाता है कि जो ये अफगान से आया था ना, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो ये रेवाड़ी का था ये। हाँ नहीं, रेवाड़ी की स्थापना करी थी इसने आके यहाँ अच्छा। पे। नमक का व्यापारी था और ये आया था ना, जो जहाज में छिप के आया था ये इंडिया में। अच्छा। फिर एक राजा था ना, उसने राजा ने इसको दिया था डिपार्टमेंट। फिर इसने इसके साथ मिलकर वहां से सिस्टम में घुस गया ये, हाँ, फिर राजा बन गया। फिर ये अकबर ने इसको जो ये रेवाड़ी का इलाका है ना, वो दे दिया था उसको। हाँ। साइड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, अकबर मैरिड द विडो ऑफ बैरम खान। अकबर ने बैरम खां की विधवा से शादी कर ली। एंड एडॉप्टेड हिज सन अब्दुल रहीम खान खाना, और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि बैरम खां इसका अंगरक्षक रहा था किसी न किसी युद्ध में उसकी। देखो ये क्या है, लेडी महामंगा, बैरम खान वाज किल्ड बाई महामंगाज सन। लेडी महामंगा थी, वो क्या चाहती थी, वो शासन करना चाहती थी, लेकिन शासन में बैरम खां का जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप था, अंगरक्षक था जो अकबर का, उसके बढ़ते हुए हस्तक्षेप को वो सहन नहीं कर पाई थी। ठीक है, उसने लेडी महामंगा के रोल को शेडो कर लिया था बैरम खान ने। तो इस वजह से जेलसी फील करके महामंगा ने अपने बेटे को बेच करके इसकी हत्या करवा दी बैरम खान की। तो अकबर को बड़ा दुख हुआ, उसकी विधवा से अकबर ने शादी कर ली, उसके बेटे को क्या कर लिया, रहीम खान खाना को गोद ले लिया। अकबर वाज माइनर एंड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, अकबर जो था माइनर था, अगले 4 साल तक ही वर्कड अंडर द रीजेंसी ऑफ बैरम खान। उसने बैरम खान की रीजेंसी, अंगरक्षक के रूप में, मतलब उसने उसके देख रेख में उसने काम किया। इन 1560, 1560 में बैरम खान डाइड, बैरम खान की मृत्यु हो गई, किल्ड बाय महामंगाज सन, उसके द्वारा मार दिया गया। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उस समय ए लेडी नोन एज महामंगा, एक औरत जिसका नाम महामंगा था, वाज इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, वो राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रही थी। बाय 1562, 1562 तक महामंगा वाज साइड लाइन, महामंगा साइड में कर दी गई बाय अकबर, अकबर के द्वारा। एंड देन ही स्टार्टेड टेकिंग फुल फ्लैश डिसीजंस, और उसने फुल फ्लैश्ड डिसीजंस लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, समझ गए? क्या क्या पढ़ा हमें अभी तक, बताओ। हुमायूं की मृत्यु होगी 1555 या 56 में। 1556 में जैसे ही मृत्यु हो गई, हेमू को मौका मिल गया, हेमू ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो अकबर की उस समय उम्र बहुत छोटी थी, शायद 13-14 साल का था वो बच्चा। बैरम खां के देख रेख में काम कर रहा था। तो बैरम खान ने हेमू के खिलाफ क्या कर दिया, आक्रमण लॉन्च कर दिया, हेमू को हरा दिया और उसको मार दिया था, और दिल्ली को फिर से क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो बैरम खान के बढ़ते हुए जो वो था ना, हाँ, तो लेडी महामंगा, उसकी वाइफ से उसने शादी कर ली। फिर उसके जो बेटे था बैरम खां का, जिसका नाम था रहीम खान खाना, उसको उसने गोद ले लिया था। ठीक है, तो बैरम खां को 1560 ईस्वी में महामंगा के बेटे के द्वारा मरवा दिया गया था। ठीक है, और महामंगा को फिर अकबर ने साइड में कर दिया था, और वो अपने पूरे निर्णय अपने आप ही लेने लग गया था। ठीक है, उसने निर्णयों में क्या किया कि ये अनेक्स गुजरात, गुजरात को उसने अनेक्स कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया।
मालवा को अपने राज्य में मिला लिया, बिहार को अपने राज्य में, काबुल को अपने राज्य में, ठीक है, कश्मीर को अपने राज्य में, खानदेश को एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, और अहमदनगर के कुछ भागों को भी अपने राज्य में मिला लिया था। फॉर राजपूत लोगों के लिए ही एडॉप्टेड डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उसने डिप्लोमेटिक पॉलिसी को मतलब वो कर लिया था, कूटनीति अपनाई थी उसने। वेयर बाई डिक्लेयर्ड दैट इफ राजपूत एक्सेप्ट सुप्रीमेसी ऑफ अकबर, जिसके माध्यम से उसने ये घोषणा की कि यदि राजपूत उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लेते हैं अकबर की, देन दे विल बी गिवन फुल ऑटोनॉमी, तब उनको पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी, एंड देयर राइट्स वुड बी प्रिजर्व्ड, और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखा जाएगा। समझ गए? राजपूतों के लिए ओनली, ठीक है। एज सच ऑल द राजपूत किंगडम्स, इस प्रकार से जो पूरी राजपूत की किंगडम्स थी, एक्सेप्टेड द प्रोपोजल एक्सेप्ट वन, एक प्रोपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सभी ने उस प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था कि यदि आप मेरी प्रभुसत्ता को मानते हो तो आपके अधिकारों को कोई नहीं छीनेगा, कोई भी अधिकार आपका हनन नहीं होगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, इसने अकबर की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया, विच लेड टू बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576, जिसकी वजह से हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में। समझ गए? ऐसा माना जाता है कि इसके जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक, और वो 7 फुट का था घोड़ा, मेरी हाइट 6.25 फुट की है, मेरे से भी बड़ा था, और उस घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, उसको घोड़ा इतना प्यारा लगता था। महाराणा प्रताप की मम्मी थी, और उसकी एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, तो वो उसकी मम्मी इसको तलवार दे रही थी, तलवार 60 किलो की थी, आप ये सोच के देखो, और वो घोड़े पर कैसे चढ़ता होगा, उसकी हाइट को देखना, वो भी बहुत, मतलब ये था महाराणा प्रताप। उसकी मम्मी जब उसको तलवार दे रही थी, 2 तलवार दे रही थी, ले बेटा, ठीक है, तो वो पूछा मम्मी क्या करना है? दोनों हाथों से लड़ना? नहीं, एक दुश्मन को देनी है, अगर नहीं अच्छा हो तो तब लड़ाई करनी है। और वही महाराणा प्रताप था जिसने एक ही वार में सैनिक समेत घोड़े को काट दिया बीच से, ये था महाराणा प्रताप, ठीक। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में, ठीक है। संत सलीम चिश्ती का आशीर्वाद, देखते हैं क्या है इसमें। दो अकबर आर्मी डिफीटेड महाराणा, हालांकि महाराणा प्रताप को अकबर की आर्मी ने हरा दिया, बट मेवाड़ कुड नॉट बी अनेक्स्ड, मेवाड़ को राज्य में नहीं मिलाया गया। अकबर आफ्टर इस्टेब्लिशिंग अ वेरी लार्ज मुगल एम्पायर डाइड इन 1605, अकबर ने एक बहुत से साम्राज्य की स्थापना करके, विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करके 1605 ईस्वी में मर गए, एंड हिज सन जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला जाता, बिकेम द नेक्स्ट रूलर, उसका जो पुत्र था जहांगीर, वो अगला शासक बन गया था। और जहांगीर जो है वो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम सलीम भी रखा गया है। कैसे पैदा हुआ था मैं बताता हूँ। ये गए होंगे, इसकी जो दरगाह है सलीम चिश्ती की, उसने आशीर्वाद दे दिया था इसको पुत्र का, इसने मांगा होगा कि मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए, तो आशीर्वाद दे दिया, तो उसने बहुत सोच समझ करके उसने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। हुआ ऐसा कि जिस दिन जहांगीर का जन्म हुआ उसी दिन शेख सलीम चिश्ती एक्सपायर हो गए, सेम डे, उसी दिन, ठीक है। तो ये थे इनिशिएटिव्स ऑफ अकबर। अकबर की इनिशिएटिव्स क्या हैं? इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स क्या हैं? आर्थिक पहल क्या थी उसकी? अकबर फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, प्रोपोज द आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, उसने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का आइडिया प्रोपोज किया। वेयर बाई लैंड वॉज टू बी डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, जिसके माध्यम से जमीन को 4 भागों में, भूमि को 4 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, उसके उपजाऊपन के आधार पर, उर्वरता के आधार पर। कौन सी थी? पोलस, प्रति, छाछरा और बंजर, 4 भागों में बांटा था उसने। पोलस हाईली फर्टाइल लैंड थी, सबसे ज्यादा उर्वर भूमि पोलस होती थी। इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल लैंड एंड एवरी ईयर कल्टिवेशन वॉज डन ऑन दिस लैंड, एज सच इट अट्रैक्टेड टैक्सेस एनुअली। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि थी और प्रति वर्ष इस भूमि पर खेती की जाती थी, और इस प्रकार से इस पर प्रति वर्ष टैक्स भी लगाया जाता था। पोलस लैंड, प्रति लैंड, दिस वाज लेस फर्टाइल, ये कम उपजाऊ जमीन होती थी देन पोलस, पोलस की बजाय।
एंड इट वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 ईयर, और 1 साल के लिए इसको ऐसे ही बिना जोते हुए बिना खेती के छोड़ा जाता था टू रीगेन फर्टिलिटी, ताकि ये अपनी उर्वरता को फिर से रीगेन कर ले। एज सच इट अट्रैक्टेड टैक्सेस एवरी अल्टरनेट ईयर, और इस प्रकार से इस भूमि पर 1 साल छोड़ करके दूसरे साल टैक्स लगाया जाता था। छाछरलैंड, ठीक है, इट वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 3 ईयर्स, ये 3 साल के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ी जाती थी, बिना खेती के छोड़ी जाती थी टू रिगेन फर्टिलिटी, ताकि उर्वर क्षमता को रिगेन कर ले। टैक्सेस वर इम्पोज ऑन द 4th ईयर, और चौथी साल इस पर टैक्स लगाए जाते थे। बंजर लैंड, इट वॉज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 to 6 ईयर, या 5 से 6 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ी जाती थी। एंड टैक्सेस वर इम्पोज व्हेन कल्टिवेशन वाज डन, और तभी टैक्स लगाया जाता था जब उस पर खेती की जाती थी। ठीक है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। बताओ आर्थिक पहल। इसमें आर्थिक पहल में जो राजा, जो ये टोटरमल था ना, इसने फाइनेंस की होती थी, इसमें 4 पार्ट। वित्त मंत्री थे, हाँ, उसने भूमि को 4 भागों में बांट दिया था। कौन से 4 भाग थे बताओ? पोलर सबसे फर्टाइल थी, उसमें फिर सेकंड नंबर पे प्रति इसको 1 साल के बाद 1 साल इसमें छोड़ करके टैक्स लगाया जाता था, बोया जाता। प्रति के बाद छाछर में मतलब इसमें 3 साल के लिए 3 साल के लिए छोड़ी जाती थी अनकल्टिवेटेड। फिर आगे बंजर 5-6 साल के लिए छोड़ी जाती थी, और जब कल्टीवेशन की जाती थी तभी इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ये थी इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहल, जो इनिशिएटिव थी। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स कौन सी हैं? प्रशासनिक पहलें। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अकबर डिवाइडेड द मुगल एम्पायर इनटू 16 प्रोविंसेस नोन एज सूबा। अकबर ने 16 प्रांतों में अपने पूरे साम्राज्य को बांट दिया गया था, जिन 16 प्रांतों को सूबा कहा जाता था। मतलब प्रांत को क्या बोला गया? सूबा। ठीक है, एंड सूबा को भी आगे फिर डिवाइड किया गया था। सूबा वाज फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, कौन से थे? जैसे सूबा तो प्रोविंस हो गया, सूबा के बाद आता था सरकार, ये डिस्ट्रिक्ट होता था, जोन होता था। सरकार के बाद आ गया परगना, ब्लॉक हो गया। उसके बाद आ गया महल, ग्रुप ऑफ विलेजेस। महलवाड़ी पर था, महल क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। समझ गए? तो उसने ये बांटा था, सूबा, सरकार, परगना और महल। ठीक है, समझ गए? क्या क्या बांटा था बताना एक बार। सूबा को जैसे स्टेट है, हाँ, सूबा तो प्रोविंस हो गया, परगना पहले, सूबा के बाद सरकार, परगना, फिर महल विलेज होते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेस, परगना ब्लॉक होता था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस तो सरकार होते थे, वो जोन या डिस्ट्रिक्ट हो गया। मनसबदारी सिस्टम क्या है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम। ऑल द ऑफिसर्स ऑफ मुगल किंगडम वर नोन एज मनसबदार। सभी ऑफिसर्स को मनसबदार बोला गया, सभी को, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। ये भी मनसबदार, ये भी मनसबदार, ये भी मनसबदार, ये भी मनसबदार, मुगल किंगडम में। इट हैड 2 कंपोनेंट्स। मनसबदारी सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट है जात। दिस कंपोनेंट डिसाइडेड द रैंक ऑफ मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की। जो जात होता था, ये ऑफिशियल हायरार्की में रैंक को डिसाइड करता था कि किस रैंक का है ये प्रशासनिक अनुक्रम में। हाईएस्ट रैंक वाज 7000 मनसबदार। जो सबसे बड़ा रैंक था वो 7000 मनसबदार का था, विच वाज गिवन ओनली टू द प्रिंसेस, जो केवल राजकुमार को ही दिया जाता था। 7000 का मनसबदार। एक्सेप्शन था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को दिया गया था, वाज गिवन द रैंक ऑफ 7000 मनसबदार, बट ही वाज नॉट ए प्रिंस। राजा मान सिंह को भी 7000 का मनसबदार दिया गया था, लेकिन वो राजकुमार नहीं थे। एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। याद रखना कि 7000 मनसबदार जो था वो सबसे हाईएस्ट रैंक था। दिस कंपोनेंट आल्सो डिसाइडेड द सैलरी टू बी पेड अकॉर्डिंग टू रैंक। और ये जो कंपोनेंट था वो ये भी डिसाइड करता था कि सैलरी किस हिसाब से दी जानी है। 7000 मनसबदार मान करके चलो कि 7000 रुपये उसको सैलरी होगी। कोई 6000 मनसबदार का तो 6000 रुपये सैलरी होगी। ये हाईएस्ट था 7000, सबसे ज्यादा से ज्यादा 7000 रुपये। ठीक है, मनसबदार वर पेड सैलरी इन बोथ कैश एंड जागीर। मनसबदारों को सैलरी 2 प्रकार से दी जाती थी, कैश भी दिया जाता था, जागीर भी दी जाती थी, जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। वेन एवर, जब कभी ये मनसबदार वाज पेड कैश, मनसबदार को कैश के रूप में सैलरी दी जाती थी,
देन ही वॉज नोन एज नकदी मनसबदार, तब उसको नकदी मनसबदार कहा जाता था। वेर एवर मनसबदार वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर, जब किसी मनसबदार को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, ही वॉज नोन एज जागीरदारी मनसबदार, उसको जागीरदारी मनसबदार कहा जाता था। जागीर्स ग्रांटेड टू मनसबदार्स वर नॉट मेंट फॉर हेरिडेटरी बट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, जो जागीर मनसबदारों को दी जाती थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी, वंशानुगत नहीं होती थी, एक बार दे दी तो दे दी, वो थोड़े समय के लिए दी जाती थी, टेम्परेरी पीरियड के लिए। ठीक है, और जो दूसरा कंपोनेंट था जात के बाद वो आता सवार। ठीक है, दिस कंपोनेंट डिसाइडेड द नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी प्रोवाइडेड बाय ए मनसबदार अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। ये जो कंपोनेंट था सवार वाला, ये डिसाइड करता था कि किस मनसबदार को कितने घोड़ों की संख्या प्रोवाइड करनी होगी अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, उसके रैंक के हिसाब से। समझ गए? सोशियो रिलीजियस इनिशिएटिव्स के बारे में मैं बताऊंगा ना इसको, चलो देख लो इसको। नूरजहां इनिशियली ईरानियन, ये शुरू में नूरजहां जो थी वो ईरान की थी, एंड मैरिड टू ए सिख जनरल इन द मुगल आर्मी, और मुगल आर्मी में उसने एक सिख जनरल से शादी की थी, यही नूरजहां। सोशियो रिलीजियस इनिशिएटिव्स देखो अकबर की। इससे पहले ये बताओ ना, ये कौन से इनिशिएटिव्स, मनसबदारी सिस्टम क्या है? इसके अंदर मनसबदारी सिस्टम के सभी जितने भी ऑफिसर थे, एक तो उनको क्या जाना जाता था, मनसबदार बोलते थे। जितने भी ऑफिसर, दो कंपोनेंट थे, जात एंड सवार। ठीक है, और जो जात था उसमें क्या होता था, वो जो जात है वो डिसाइड करता था रैंक और सैलरी को, किसको रैंक कितना दिया जाए, किसको सैलरी कितनी दी जाए, और सबसे ज्यादा रैंक कितना होता है, कितनी सैलरी, 7,000 का वो होता था, मनसबदार होता था। और ये मोस्टली प्रिंसेस को दिया जाता था, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, राजा मानसिंह प्रिंस नहीं थे, लेकिन 7,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया था। समझ गए? जब भी किसी मनसबदार को, मतलब उनको जो सैलरी मिलती थी दो हिसाब से मिलती थी, कैश में भी मिलती थी और जागीर में भी मिलती थी। जिसको कैश मिलता था उसको नकदी मनसबदार बोला गया, जिसको जागीर मिलती थी वो जागीरदारी मनसबदार बोला गया। और जो जागीर मिलती थी ये हेरिडिटरी नहीं थी, ये कुछ समय के लिए प्रोवाइड होती थी। उसके बाद आ गया सवार। सवार क्या डिसाइड करता था, घोड़ों की संख्या, कि किस मनसबदार को कितने घोड़े अरेंज करने होंगे उसके हिसाब से, ये हमने पढ़ा था। उसके बारे में बाद में हमने क्या पढ़ा था कि नूरजहां ईरानियन थी, मुगल आर्मी में किसी सिख जनरल से उसने पहले शादी की थी। ये है सोशियो रिलीजियस इनिशिएटिव्स ऑफ अकबर। अकबर की सोशियो रिलीजियस इनिशिएटिव्स क्या देखो। अकबर एबोलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। एंड डिस्क्रिमिनेटरी जिजिया टैक्स, और भेदभावपूर्ण जिजिया टैक्स को भी उसने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरी इनिशिएटिव क्या थी, अकबर स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन टू इस्लाम, जबरन इस्लाम धर्म जो कन्वर्जन किया जाता था उसको भी उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, जबरदस्ती मुसलमान मत बनाओ। ठीक है, विच वॉज इम्पोज ऑन प्रिजनर्स ऑफ वार, जो युद्ध बंदियों पर इम्पोज किया गया, मतलब युद्ध बंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता था। ठीक है, उसने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। साइड में लिखा हुआ जीले इलाही। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था ना लास्ट क्लासेस में, ये शैडो ऑफ गॉड होती है ऑन अर्थ। गियासुद्दीन तुगलक को बलबन को बोला जाता था जीले इलाही, और दीन इलाही वो अकबर को मैंने लिखा हुआ उस पर। ठीक है, अकबर क्रिएटेड इबादत खाना, अकबर ने इबादत खाना को भी बना दिया था। इट वॉज मींट फॉर रिलीजियस डिस्कशन, यहाँ पर धार्मिक डिस्कशन होता था, एंड डेलिब्रेशन, और सलाह विचार विमर्श होता था विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों यहाँ पर बैठते थे और वो अपने धर्म के बारे में डिस्कशन करते थे। ये था इबादत खाना। नंबर 4 पर क्या है, फ्रॉम द डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस ऑफ इबादत खाना अकबर केम अप विद ए न्यू थियोलॉजी नोन एज दीन इलाही। ये इबादत खाना में बैठ करके जो व्याख्या होती थी, व्याख्यान होते थे, विचार विमर्श होता था। ठीक है, उसके बाद अकबर एक नई थियोलॉजी को लेकर के आया। ठीक है, और उस जिस थियोलॉजी को दीन इलाही, सुलह कुल माना गया। दीन इलाही क्या आता है, सुलह कुल बोला जाता है। अकबर वांटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड। इसका मतलब क्या होता है सुलह कुल का, यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड। ठीक है, सर्वव्यापी शांति और भाईचारे की भावना को अकबर जो है वो चारों तरफ फैलाना चाहता था। समझ गए?
अबुल फजल वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अकबर। अबुल फजल जो था, इसने अकबरनामा किताब लिखी थी, ये अकबर का क्या था, बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है। अकबर आल्सो प्रोवाइडेड फंड्स फॉर क्रिएशन ऑफ गोविंद देव टेम्पल। अकबर ने गोविंद देव टेम्पल को क्रिएशन के लिए क्या किया था, पैसे दिए थे। जोधाबाई के द्वारा बनाया गया था गोविंद देव टेम्पल इन मथुरा, मथुरा में, वृंदावन में। गोविंद देव टेम्पल जोधाबाई के द्वारा बनाया गया, अकबर ने उसके लिए पैसे दिए थे। अबुल फजल वाज किल्ड बाई वीर साल्ज सन। ठीक है। वाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम आगरा। जब अबुल फजल आगरा से वापस आ रहा था तो वीर साल के पुत्र के द्वारा अबुल फजल को मार दिया गया। ही आल्सो किल्ड नूरजहां फर्स्ट सिख हस्बैंड। उस व्यक्ति ने नूरजहां का जो पहला हस्बैंड था, सिख हस्बैंड, सिख जनरल, ठीक है, उसको भी मार दिया। खुसरो मेट गुरु अर्जुन देव। ठीक है। गुरु अर्जुन देव से खुसरो क्या थे, वो मिले थे, अमीर खुसरो। ठीक है। नूरजहां के पति को क्या था, मार दिया था। गोविंद देव टेम्पल वाज इनिशियली टॉलेस्ट, सबसे बड़ा था ये। जहांगीर मैरिड टू 20 लेडीज, 20th लेडी वाज नूरजहां। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन हॉकिंस, वो आया था 1600 में। ये 1605 है, जहांगीर है। जहांगीर ने तो इनको रॉयल फरमान दिया था। ठीक है। तो जो नूरजहां है, जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक तो ये अबुल फजल है, अबुल फजल को मरवा दिया वीर साल के बेटे ने। वीर साल के बेटे ने ही जहां जो नूरजहां है उसके पति को मार दिया था। नूरजहां गार्डन में खड़ी हुई थी और ताजमहल तब तक बना नहीं था शायद, ये नहीं पता कि किसके कौन से गार्डन में खड़ी थी, आई एम नॉट श्योर। और ये जो जहांगीर है, इसने 2 कबूतर लेके आया था अपने हाथों में। ऐसा नहीं है कि जहांगीर वो है, प्रकृति प्रेमी है। 2 कबूतर इसके हाथों में थे और नूरजहां खड़ी हुई थी और उसने नूरजहां को देखा और बोला कि ये दोनों कबूतर पकड़ो, मैं अभी आया थोड़ी देर में। तो एक कबूतर उड़ गया, तो उसने सोचा कि राजा ने दिए थे, कबूतर उड़ गया, दूसरे को तो मैं जोर से पकड़ लूँ। ठीक है। तो उसने दूसरे पक्षी को पकड़े हुआ था, तभी वो आ गया जहांगीर। तो उसने जब ये बोला ना कि दूसरा कबूतर कहाँ हो गया, बोले उड़ गया। उड़ गया? कैसे उड़ गया? बोली कैसे? ठीक है। मतलब ऐसे देख करके फिर उसने इसके साथ शादी कर ली थी, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में। तो 20 औरतों के साथ शादी की, 20वीं थी नूरजहां। ठीक है। गोविंद देव टेम्पल जो इनिशियली काफी ज्यादा बड़ा था। ठीक है। और इसको क्या था, एक बार ये और स्टोरी है इसकी। ठीक है। अकबर ने पैसे दिए थे इसको, हुमायूं कहीं गया हुआ था। ठीक है। और उसने अकबर ने इसको पैसे दिए थे, जहांगीर था शायद वो। जहांगीर ने क्या किया था, इसको गोविंद देव टेम्पल को कटवा दिया था, काफी ज्यादा ऊंचा था वो। और क्या हो रहा था कि उसने उसके जो कैंप लगाया हुआ था उसने शिविर, उसके शिविर में रोशनी को वो कैप्चर कर रहा था। रोशनी आ रही थी कहीं से, शायद चंद्रमा की या कुछ और। चांद तो इनके लिए काफी ज्यादा, मुसलमानों के लिए, मैं तो चांद नहीं दिखाई दे रहा था उसको। और वो गोविंद टेम्पल उसको रोशनी को कर रहा था, तो उसने गोविंद टेम्पल को, देव टेम्पल को कटवा दिया ताकि चांद उसको दिखाई दे। बाद में फिर से इसको क्रिएट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जहांगीर बिकेम रूलर इन 1605। जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना था। इन 1611 1611 ईस्वी में उसने नूरजहां से शादी कर ली। हूँ लेटर बिकेम द रियल रूलर, जो बाद में वास्तविक शासक बन गई। ठीक है। नूरजहां, एज फार एज एनी पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ जहांगीर इज कंसर्न, ही कंप्लीटली अनेक्स्ड मेवाड़। जहां तक जहांगीर की किसी भी राजनीतिक उपलब्धि की बात की जाती है तो वो ये है कि उसने पूरी तरह से मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया था, जिस मेवाड़ को अकबर ने नहीं मिलाया था, छोड़ दिया था। मेवाड़ वही है जहां पर महाराणा प्रताप का, राणा प्रताप का क्या था, शासन था। ठीक है। और राणा प्रताप ने उनकी सुप्रीमेसी को, प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं किया था। इस वजह से जहांगीर ने क्या हुआ, जहांगीर ने फिर उसको पूरी तरह से मिला लिया था। जहांगीर आल्सो ग्रांटेड परमिशन, जहांगीर ने परमिशन भी दी थी, अनुमति भी दे दी थी टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू ओपन वेयर हाउस एट सूरत एंड मसूलीपट्टनम। सूरत में और मसूलीपट्टनम में वेयर हाउसेज को खोलने की जहांगीर ने क्या दे दी थी, अनुमति भी दे दी। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर की मृत्यु के बाद, इन 1627 1627 में मर गया था ये, प्रिंस खुर्रम
जिसका शाहजहां भी नाम था खुर्रम का, ठीक है, बाद में शाहजहां नाम पड़ा था उसको। प्रिंस खुर्रम जो था बिकम द नेक्स्ट एम्परर, वो अगला सम्राट बन गया था विद द टाइटल ऑफ शाहजहां, शाहजहां के उपाधि के साथ भी। उसकी पुत्री का नाम जहां आरा था। शाहजहां कंप्लीटली अनेक्स्ड अहमदनगर, शाहजहां ने पूरी तरह से अहमदनगर को अपने उसमें मिला लिया था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसे कला का और वास्तुकला का बहुत ज्यादा शौक था। किसको? शाहजहां को, ठीक है, कला वास्तुकला का बहुत ज्यादा शौक था। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, और उसके समय पर जो मुगल वास्तुकला थी वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई थी। द लैंडमार्क मोन्यूमेंट ताजमहल वाज क्रिएटेड इन द मेमोरी ऑफ अंजुमन बानो बेगम, और जो ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ताजमहल, वो अंजुमान बानो बेगम की याद में बनाया गया था, पॉपुलरली नोन एज मुमताज महल, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने बताओ। जहांगीर कब शासक बना? 1605 ईस्वी में। इसके बाद जहां तक उसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात आती है, उसने क्या कहा था? मेवाड़ को अपने उसमें मिला लिया था, ठीक है। 20 औरतों से शादी की। 20वीं नूरजहां थी। नूरजहां पता ही है कि 20 साल के बेटे के द्वारा नूरजहां के पहले हस्बैंड, जो सिख हस्बैंड थे, उसको मार दिया गया। फिर उसने उसके साथ शादी कर ली थी। मेवाड़ को उसने अपने उसमें मिला लिया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर जो है वो हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। उसके बाद शाहजहां जो खुर्रम थे, वो 1627-28 में क्या हो गए थे? शासक बन गए, ठीक है। और मुगल वास्तुकला इसके शासनकाल में अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, और ये कला प्रेमी भी थे, ठीक है। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उस समय जब ताजमहल का निर्माण करवाया गया था, जहाँ तक मुझे आई एम नॉट श्योर, 60 करोड़ रुपए या ऐसा कुछ, श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। इतने तो अपने संविधान बनाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये खर्चा आया था उसका, और लगभग कई साल लगे थे इसको बनाने में, ताजमहल को बनाने में, ठीक है। उसके ये पढ़ा था हमने इसके बारे में, ठीक है। तो बाय 1658, 1658 तक, 1627 में तो शासक बना ही था ये खुर्रम, शाहजहां के टाइटल से। 1658 तक, मतलब लगभग 20 साल का पीरियड मान करके चलो। 1658 तक द वार ऑफ सक्सेशन, जो उत्तराधिकार का युद्ध था, स्टार्टेड अमंग द सन्स ऑफ शाहजहां, शाहजहां के बेटों के बीच में ये क्या हो गया? वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया था। एज सच आलमगीर औरंगजेब, जो आलमगीर औरंगजेब था, इस प्रकार से किल्ड हिज ब्रदर दारासी को, उसने अपने जो ब्रदर है दारासी को, उसको मार दिया। एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर इनसाइड द रेड फोर्ट, और अपने पिता को रेड फोर्ट में कैद कर दिया। मरा नहीं था ये, ठीक है, मरा नहीं था ये, मरने से पहले ही बूढ़ा हो गया था। वेट कर रहे थे, पता नहीं कब मरेगा, ठीक है। उनकी जवानी निकल रही थी, वो ये सोचे ये तो मरेगा ही नहीं, हमारी जवानी तो खतरे में है। उसने क्या किया? वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। जो ये औरंगजेब था, आलमगीर औरंगजेब, उसने क्या कर दिया? दारा सिकों को मार दिया। दारा सिकों को मार के उसके पिता को रेड फोर्ट में क्या कर दिया? बंद कर दिया, आगरा के लाल किले में, नॉर्थ दिल्ली के लाल किले में, ठीक है। एंड ही बिकेम द रूलर, और वो क्या हो गया? शासक बन गया था, ठीक है। औरंगजेब ग्रेट स्कॉलर थे संस्कृत के, अच्छी तरह से जानते थे औरंगजेब संस्कृत को। डॉटर मैरिड टू ए ब्राह्मण, औरंगजेब की पुत्री ने एक ब्राह्मण से शादी कर ली थी। औरंगजेब 1658 में शासक बना था, और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर रिज्यूमिंग पावर, औरंगजेब री इंट्रोड्यूस्ड जिजिया टैक्स। आफ्टर रिज्यूमिंग पावर, औरंगजेब री इंट्रोड्यूस्ड जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स को उसने फिर से शुरू कर दिया। अकबर ने तो हटा दिया था, क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी था। इसने औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था। और जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स बताना एक बार। मुसलमानों गैर मुसलमानों पर, या यूं कह लो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, और एक प्रकार का पोल टैक्स होता था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए दिया जाता था। उसको फिर से लगा दिया था। ही स्टार्टेड टू पैट्रोनाइज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, उसने जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है उसको संरक्षण देना शुरू कर दिया था। एंड ऑल्सो ऑर्डर्ड टू डिस्ट्रक्ट मैनी हिंदू टेम्पल्स विच इंक्लूड्स गोविंद देव टेम्पल। देखो, इसने कटवा था गोविंद देव टेम्पल को इन मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में जो गोविंद देव टेम्पल है उसको, और बहुत से हिंदू मंदिरों को
ध्वस्त करने का इसने क्या कर दिया था, ऑर्डर दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है। आप अगर मान लो आप वहां जाकर के देखोगे ना खजुराहो में, औरंगजेब ने काफी नुकसान पहुंचाया हुआ है। एक शिवलिंग इतना बड़ा है और मतंगेश्वर टेम्पल है वो। आप अगर उस शिवलिंग को ऐसे अपने हाथों में लेने की कोशिश करोगे, आपके हाथों में नहीं आएगा। और कोशिश उस पे खरोंचों के निशान देखोगे कि तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं। बहुत से ऐसे भी टेम्पल हैं जिनके किसी की बाजू टूटी हुई है, विष्णु भगवान की मूर्ति वगैरह। ठीक है, कोशिश की है तोड़ने की, लेकिन पत्थर से बने हुए थे, तोड़ नहीं पाए थे। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश की है। आगे देखो क्या इसमें, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही औरंगजेब हैड टू फेस चैलेंजेस फ्रॉम मराठावाड़ा। औरंगजेब को शुरुआत से ही मराठावाड़ा से चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। शिवाजी वाज द सन ऑफ कोंकण रूलर शाहजी, ही हैड टू वाइफ्स। शिवाजी जो थे वो कोंकण शासक शाहजी के पुत्र थे। शाहजी की 2 पत्नियां थी। तो हम शिवाजी की एक हिस्ट्री देखते हैं, 1680 में एक्सपायर हो गई थी। ठीक है, शिवाजी वाज द सन ऑफ कोंकण रूलर शाहजी। ठीक है, शाहजी उसकी 2 पत्नियां थी। ही वॉज रेज्ड बाई हिज नेग्लेक्टेड मदर जीजाबाई। ठीक है, वो उसकी जो नेग्लेक्टेड मदर थी, जिसकी अवहेलना की गई थी, अनदेखा किया गया था, उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे वो, उस माँ के द्वारा उस शिवाजी को पाला गया था। एंड ट्यूटर, और उसकी ट्यूटर भी थी वो दादाजी कोंडेव। ठीक है, उसका जो ट्यूटर था दादाजी कोंडादेव, उसके द्वारा उसको पाला गया था इन पूना में पाला गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ कोंडादेव इन 1647, 1647 ईस्वी में कोंडादेव की मृत्यु के बाद शिवाजी स्टार्टेड टू प्रैक्टिस गोरिल्ला वारफेयर। शिवाजी ने गोरिल्ला वारफेयर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी को प्रयोग करते हुए ही सीरियसली इंजर्ड बीजापुरी जनरल अफजल खान। उसने बहुत ही गंभीरता से बीजापुरी के जो जनरल अफजल खान थे उसको हरा दिया था, घायल कर दिया था। At this moment, इस पल औरंगजेब decided to send his own general शाइस्ता खान to fight with शिवाजी। इस पल औरंगजेब ने उसके खुद के जनरल शाइस्ता खान को शिवाजी के साथ लड़ने के लिए भेजा। ठीक है, अगेन शिवाजी सीरियसली इंजर्ड शाइस्ता खान। फिर से शिवाजी ने बुरी तरह से शाइस्ता खान को घायल कर दिया। इट वॉज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर औरंगजेब। औरंगजेब के लिए यह अब अलार्मिंग सिचुएशन हो गई थी, खतरनाक स्थिति हो गई थी। एंड ही परसुएडेड राजा जयसिंह, और उसने राजा जयसिंह ऑफ आमेर, जयपुर के राजा जयसिंह थे, उसको मनाया। जयसिंह वाज केयरफुल विद केयरफुल जयसिंह प्रिपेरेशन डिफीटेड शिवाजी इन द बैटल ऑफ पुरंदर इन 1665। 1665 में हुए पुरंदर के युद्ध में जयसिंह ने शिवाजी को हरा दिया। ए ह्यूमिलिएटिंग टेरिटरी, ठीक है, एक अपमानजनक संधि हुई, वाज इम्पोज ऑन शिवाजी, शिवाजी के साथ, whereby he needed to submit 23 out of 35 forts to जयसिंह, जिसके द्वारा संधि के द्वारा 35 में से 23 किले राजा जयसिंह को सौंपने पड़े थे शिवाजी ने। मोरओवर ही वाज प्रेशराइज्ड, इसके अलावा उस पर प्रेशर भी डाला गया, टू सेंड हिज सन संभाजी, कि वो अपने पुत्र संभाजी को इन द सर्विस ऑफ मुगल मोनार्क, मुगल जो सम्राट है जहांगीर, उसकी सर्विस में भेजे। ये थी संधि। आफ्टर दिस एपिसोड शिवाजी परफॉर्म्ड हिज कोरोनेशन सेरेमनी इन 1674 एंड मेड डेक्कन इम्पेनिट्रेबल फॉर एनीवन। इसके बाद शिवाजी ने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी को बनाया। कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब राज सिंहासन, राज तिलक उसके ऊपर किया गया 1674 में, फिर से वो राजा बन गए थे। एंड मेड डेक्कन इम्पेनिट्रेबल फॉर एनीवन, और किसी के लिए भी डेक्कन को अभेद्य बना दिया था, कोई भी डेक्कन को भेद नहीं सकता था, नहीं आ सकता था उसको। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ए वेरी लार्ज मराठा एम्पायर, बहुत बड़ा मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद, शिवाजी टुक हिज लास्ट ब्रेथ, शिवाजी ने अपनी अंतिम सांस ली 1680 ईस्वी में। विद द डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की डेथ के साथ, फॉर्मिडेबल चैलेंज टू मुगल मोनार्क, मुगल मोनार्क के लिए जो फॉर्मिडेबल चैलेंज था, चुनौती, दुर्जय चुनौती, जिस चुनौती से काबू नहीं पाया जा सकता था, वो औरंगजेब केम टू एन एंड, जो औरंगजेब थे वो एंड पर आ गए। एंड फाइनली ही अनेक्स्ड बीजापुर इन 1686, उसने औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में अपने प्रदेश में मिला लिया, गोलकोंडा को 1687 में, और औरंगजेब डाइड इन 1607, और औरंगजेब 1707 में मृत्यु होगी औरंगजेब की। विजयनगर किंगडम, इसको कल डिस्कस करेंगे।